हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम 7वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे, जिसका टाइटल है बच्चों विद्युत धारा और इसके प्रभाव। हालांकि इस पाठ की वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाली हुई है। ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों के साथ शेयर की है कि एनसीईआरटी में क्या क्या बातें लिखी हुई है। मैंने जो भी समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखकर समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है बेटा, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज इन क्वेश्चंस के जरिए वो पूरा का पूरा पाठ रिवाइज कराने वाला हूं जो हमने पढ़ा था, वो भी मात्र 20 से 22 मिनट में। मैं आपको बता दूं फ्रेंकली बेटा कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा। चाहे आप कहीं एबीसी ट्यूशन जाते हो या फिर घर पे भी पढ़ते हो, तो आपको समय तो देना पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका ही फायदा होने वाला है, और अगर नहीं देखते हो तो दोनों का नुकसान होने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए फिर पढ़ते हैं, समझते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। और हाँ, एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहां पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताने वाला हूं अलग से, साथ के साथ जो इन क्वेश्चन से भी बन जाते हैं निकल के बीच बीच से। और वो सभी प्रश्न ऐसे हैं बेटा जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम्स में, टेस्ट में, यूटी में पूछे जाते हैं। यकीन नहीं होता तो बेशक अभी वीडियो मत देखो, बाद में आओगे फिर इस वीडियो को देखोगे और कहोगे अरे सर आपने तो बताए थे जो क्वेश्चन वही आए। और बाद में फिर वो कहावत सुनिए ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो, समझो, सीखो। नहीं जानना है तो बेशक मत जानो, लेकिन पछताना पड़ेगा फिर, देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। मजाक कर रहा था, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, नहीं तो बेटा आप स्किप करके अपने पार्ट को देख सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा अभ्यास के प्रश्नोत्तरों में। पहले प्रश्न के बारे में कह रहा है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए, जैसे कि संयोजक तार, स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में, तथा बैटरी। अगर मैं बात करूं बेटा विद्युत सेल की, तो सेल ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए हम इस तरीके का प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर बेटा आप देखोगे तो ये वाला भाग जो है वो हमारा पॉजिटिव होता है और ये वाला भाग हमारा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला भाग पतला और लंबा होता है, मोटा भाग और छोटा भाग हमारा नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। उसके बाद बेटा अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो जलते वक्त विद्युत बल्ब ऐसा होता है, और बेटा अगर हम निरूपित करते हैं तो उसको ऐसे निरूपित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। तीसरा है आपके पास बेटा स्विच ऑन की स्थिति में। उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो भी मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूं। ये बेटा हमारे पास है स्विच ऑन की स्थिति में। आप नोटिस करो यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच में बेटा आप गौर से देखो तो तार ऐसे करके मिलाया गया है। तो ये जो स्थिति आपकी आ रही है ये स्विच ऑन की स्थिति है। अगर इन दोनों पॉइंट को ए और बी को बेटा नहीं मिलाया गया हो, ये देखो ऐसे करके उठा दिया गया है, तो ये स्विच ऑफ की स्थिति में है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद संयोजक तार बोले तो तार एक सीधी रेखा से दिखा दी जाती है, देखो ये रहा। बैटरी की बात करें बेटा तो बैटरी बनाते वक्त हमेशा याद रखना कि पहले सेल का इतना देखा जाए तो ये एक सेल है, इतना देखा जाए तो ये दूसरा सेल है, इतना देखा जाए तो ये तीसरा सेल है, यानी यहां पर 3 सेल लगे हुए हैं बेटा। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर कितने सेल लगे हुए हैं बेटा, 3 सेल लगे हुए हैं। 3 सेल में अगर यहां पर देखो तो ये इतना भाग हमारा पहला सेल है, इतना भाग दूसरा और इतना तीसरा। पहले भाग का पॉजिटिव यानी धनात्मक दिख रहा है आपको, ये स्वतंत्र है। वहीं पर पहले भाग का ऋणात्मक दूसरे भाग के, दूसरे सेल के धनात्मक से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखना सेल को जोड़ते वक्त प्लस माइनस के साथ जुड़ता है। 2 सेलों की, एक ही सेल का नहीं, एक ही सेल का अगर जोड़ दोगे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस तरीके से बैटरी का निर्माण होता है बेटा। ये समझ में आ गया, बैटरी किसे कहते हैं, यानी कि सेलों के जोड़ को, कॉम्बिनेशन को बैटरी के रूप में हम जानते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, चित्र 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने वाले परिपथ आरेख को खींचिए। इसमें हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक बल्ब है जो कि ऑफ की स्थिति में है, एक बेटा सेल है, एक हमारे पास क्या है स्विच ऑफ की स्थिति में है, और फिर बेटा ये संयोजक तार हैं। ये सभी क्या है, हमारे संयोजक तार हैं।
इसको बनाते वक्त आपने ये परिपथ तैयार किया, आपको जो ये सर्किट है बेटा ये ऑफ दिखाना है। यहां पर आप नोटिस करो तो सेल लिया है, अगर बैटरी होती तो हम बैटरी लेते। धन और ऋण दिखा दिया हमने। विद्युत परिपथ के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कोई तीर का निशान नहीं लगाना है। वहीं पर मान लीजिए ये विद्युत परिपथ ऑन होता, यानी इसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती बेटा तो फिर विद्युत धारा की दिशा को दिखाना पड़ता। मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं बस, मान लीजिए ये जुड़ा हुआ होता और बल्ब जल रहा होता बेटा, ठीक है। तो इस स्थिति में बेटा विद्युत धारा के प्रवाह को आप धन आवेश से होता हुआ ऋण आवेश की तरफ ऐसे करके ले जाते। ये ध्यान रखना है हमेशा, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धन आवेश से लेकर ऋण आवेश की तरफ होता है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक सेल के कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 2 होते हैं, धन और ऋण। चित्र 14.22, ये ध्यान रखना, इसको पढ़ते वक्त 14.22 नहीं पढ़ेंगे आप, इसे क्या पढ़ेंगे? 14.22, यानी दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो ये है 14.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। कहां है वो भी नीचे अगली स्लाइड पर दिखाऊंगा। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनल को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे, यानी किस प्रकार से आप बैटरी बनाओगे वो यहां पर आपसे पूछ रहा है। देखो यहां पर बेटा अगर आप गौर से देखो तो ये 4 सेल दिए गए हैं, है ना। इन चारों सेल को यहां पर कुछ ऐसा दिया गया है कि इस जगह पर ऋण आवेश है, इस जगह पर धन आवेश है। ये पहले सेल का, यहां पर धन है, यहां पर ऋण है, यहां पर धन है बेटा, यहां पर ऋण है, यहां पर ऋण है और यहां पर धन है। अब इन चारों को आपस में जोड़ना है और बेटा बैटरी का निर्माण करना है। आप ऐसे कर सकते हो कि यहां धन है, इसके धन से इसके ऋण को जोड़ लो, पहला तरीका यह है। और इसके धन को बेटा फिर इसके ऋण से जोड़ दो, ठीक है, और इसके धन को फिर इसके ऋण से जोड़ दो, यानी पहले वाले का धन दूसरे वाले के ऋण से, दूसरे वाले का धन तीसरे वाले के ऋण से, तीसरे वाले का धन चौथे वाले के ऋण से जोड़ दो। ये हमारे स्वतंत्र छोड़ हो जाएंगे जहां से हम बेटा कनेक्शन बनाएंगे। एक तरीका तो ये है आपका, इस तरीके से जोड़ सकते हो। दूसरा तरीका कैसे जोड़ सकते हो, जल्दी आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कैसे जोड़ सकते हो आप। देखो बेटा दूसरा तरीका ये है कि कहते हैं यार हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, है ना। इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इसको इससे जोड़ लो, समझ में आ गया, और बेटा इसको फिर इससे जोड़ लो। इधर से स्वतंत्र ले लिया, उधर से ये स्वतंत्र ले लिया, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके हैं, शायद मैंने रिपीट कर दिया हो, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने किया ऐसा तो, लेकिन हम ऐसे अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। उसके धन से ऋण को जोड़कर यहां से स्वतंत्र निकाल सकते हैं और वहां से भी स्वतंत्र बेटा निकाल सकते हैं, अपना अपना तरीका है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारण से बल्ब जल नहीं रहा है बेटा। किस वजह से नहीं जल रहा वो आपको वजह ढूंढनी है। तो ये बल्ब जल नहीं पा रहा है, क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए, यानी कि किसी भी रीजन से, शायद यहां पर सेल गलत जुड़े हुए हो, शायद यहां पर स्विच ऑफ हो, शायद बल्ब खराब हो, शायद तार ना जुड़ा हो, इन सभी कारणों से हो सकता है कि बल्ब नहीं जल पा रहा हो। तो आपको डिटेक्टिव बनना है, तो सीआईडी की तरह बताओ कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बताओ कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है ढूंढो जल्दी से। तो कहता है कि आप अगर देखो तो मुझे बल्ब तो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि बल्ब अगर खराब होता बेटा तो इसके तंतु कहीं से टूटे होते। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं बेटा, बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। W से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, दर्शाते हैं, किसका बना होता है? टंगस्टन का, जिसका बेटा अपने आप में पिघलने वाला जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जल्दी ये पिघलता नहीं है, और ये तंतु टंगस्टन का बना होता है, याद रखना। अब मैंने देखा यार मेरे को ये भी ऑन दिख रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तार भी कहीं से कटा पटा नहीं दिख रहा, ये भी इशू नहीं है, ठीक ठाक है। प्रॉब्लम मुझे कहां दिखाई दे रही है? अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है बताओ, क्या गड़बड़ है जी? गड़बड़ यही है कि अगर आप इसको देखो तो इसने बैटरी बनाते वक्त दिक्कत कर दी। क्या कर दिया? बैटरी बनाते वक्त हमने पढ़ा था कि एक सेल का धन आवेशित छोड़ दूसरे सेल के ऋण आवेशित छोड़ के साथ जुड़ता है, लेकिन इसने क्या किया? क्या किया इसने?
दोनों धन को जोड़ दिया भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों धन आवेशित छोड़ जो है वो गलत जोड़ रखे हैं, यहीं पर एरर है। तो कैसे ठीक करेंगे बेटा इसे हम? तो हम इसके सेल को पलट कर बना लेंगे। तो ठीक करते वक्त हम इसको पलट कर बना लेंगे। तो वही कह रहा है क्या, सेल के समान टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी कारणवश बल्ब दीप्त नहीं हो पाता है। सेल अलग टर्मिनल को एक दूसरे से जोड़े तो बल्ब दीप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बेटा हम इसको ठीक करके ऐसा बना देंगे और बल्ब मस्त जगमगा देंगे। समझ में आ रहा है ना कितना आसान है ये? इस तरीके से आप बेटा प्रश्नों के उत्तर को देंगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा के बेटा वैसे तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं, पर आपके सिलेबस में जो दो प्रभाव है उसमें हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा बेटा, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा। साथ ही विद्युत धारा का बेटा रासायनिक प्रभाव भी होता है, और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को हम आगे पढ़ेंगे कभी। फिलहाल ये ध्यान रखो, आपको तापीय और चुंबकीय लिखना है। जब किसी तार से धारा, प्रश्न संख्या 6 है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा, यानी कि उसकी जो दिशा होती है बेटा, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों होता है। आपको हमेशा याद रखना है बेटा, हमने पढ़ा था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके कारण होता क्या है कि जब विद्युत धारा को किसी भी परिपथ से गुजारा जाता है तो उस परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नजर आता है। उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव होने की वजह से हमारे पास जो दिक्सूचक यंत्र होता है बेटा, उसमें एक निडल यानी सुई का इस्तेमाल होता है, जिसमें उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाने की काबिलियत होती है। अब वो जब रखा जाता है तो वो अपने पथ से विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण वहां पर चुंबक बनता है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया। उत्तर में क्या लिखना है, जब एक तार से विद्युत धारा बहती है तब वो एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। जब एक चुंबकीय सुई, यानी कि जिसे आप कंपस कहते हो, यानी दिक्सूचक यंत्र कहते हो बेटा, सुई को ऐसे तार के पास रखा जाए तो उस तार के चुंबकीय प्रभाव के कारण वह सुई अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है, बदल जाती है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7 बेटा, यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाता है, यानी क्या करते हैं आप, स्विच को ऑफ करते हैं, तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित या विक्षेपण दर्शाती है? अब यहां पर सवाल उठता है, बहुत सिंपल सा सवाल है। कहता है क्या कि भाई आपने ये डायग्राम देख लिया, ठीक है, अब मैंने स्विच ऑफ किया है, स्विच ऑफ कर रखा है। अरे भाई मैं सिंपल सी बात कहता हूं, पहली बात, अगर आप स्विच ऑन भी कर लोगे, स्विच को ऑन भी कर लोगे, तो क्या ये विक्षेपित होगी? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि स्विच ऑन करने से भी क्या ही फायदा होने वाला है, यहां पर जो विद्युत का स्रोत है वो तो है ही नहीं, ना यहां सेल है ना यहां बैटरी है। अब मैं कहता हूं विद्युत धारा के लिए उसका स्रोत तो होना जरूरी है ना। अब वो या सेल लगाओ या बैटरी लगाओ। हालांकि इस चीज को हम एसी वोल्टेज से भी कर सकते हैं, पर वो बहुत खतरनाक होता है बेटा। हमारे घर में जो एसी वोल्टेज आता है 220 वोल्ट का, उससे हमें करंट लग सकता है, जान भी जा सकती है। इसीलिए ऐसे क्रियाकलाप के लिए कभी भी याद रखें, डिस्क्लेमर है, कभी भी ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके ऊपर खतरा है बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है, बहुत खतरनाक चीज होती है। मतलब मोटी मोटी बात बताऊं तो हमें हमारी औकात याद दिला देती है, समझ रहे हो? मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी वाइब्रेट हो जाएगी बॉडी। तो दूर रहो उससे। तो इसीलिए हम अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं या फिर आपके बुक में बेटा, वो सब सेल से हो रहे हैं, बैटरी से हो रहे हैं, जिनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। तो यही है, दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत का कोई स्रोत नहीं है, विद्युत की अनुपस्थिति में तार चुंबक की तरह काम नहीं करेगी, अतः चुंबकीय सुई अपनी दिशा नहीं बदलेगी। प्रश्न संख्या 8, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को अक्सर भाते हैं, तभी तो हमारे इसी में बस नंबर आते हैं। बाकी नंबर पता नहीं कहाँ जाते हैं, हम बस इसी को सोचकर बैठकर सोचते रह जाते हैं। अब लाइन में थोड़ा आगे पीछे हो गया, पर समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसको निरूपित करती है डैश टर्मिनल के रूप में। लंबी वाली धनात्मक यानी धन आवेशित। 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन से बैटरी बनता है बेटा। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते तो इसका डैश रक्त तप्त लाल हो जाता है। क्या बेटा? इसका अवयव या इसकी तार।
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को हम डैश कहते हैं, इसे हम फ्यूज कहते हैं बेटा। आजकल हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते ना, आजकल हम एमसीबीज इस्तेमाल करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। यानी ऐसा आपके पास यंत्र जो थोड़ा सा भी ओवर वोल्टेज ओवर करंट होने से, लोड बढ़ने से अपने आप सर्किट को ऑफ कर देता है। फ्यूज की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी खास बात भी है, फिलहाल वो अभी हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है कि क्या खास बात है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है, तो बेटा उस पूरे डिस्क्रिप्शन वाले जो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था बेटा, उस चैप्टर को जाकर देखो, सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ। चलिए, तो ये उत्तर है जो आपके पास है। निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य अंकित कीजिए। कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, वो आपको साथ में लिखना है। सत्य है तो आप सत्य क्यों बोल रहे हो, उसका एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गलत है तो आप उसको सत्य करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी इतने तो आप होनहार समझदार बच्चे हो ही। बताओ, हो या नहीं हो या नहीं हो समझदार? हो ना तो लिखो फिर यस सर, लिखो। तो चलो फिर हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को भी। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से, क्या बोलती है उन्हें, ऋण से, एक को तो हमने धन से जोड़ा था ना, तो बेटा ये गलत है। ये यहां पढ़ते ही समझ में आ गया कि गलत है भाई। हमने पढ़ा कि एक सेल का धन आवेश दूसरे सेल के ऋण आवेश से जुड़ता है, यहां पर एक सेल का ऋण आवेश दूसरे सेल के ऋण आवेश से जोड़ रहा है। गलत है या नहीं है? इसीलिए तो हमारा ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था कि भाई एक सर्किट डायग्राम दिया गया था जिसमें 2 सेलों के धन आवेश को जोड़ा गया था और बल्ब नहीं जल रहा था, उसका उत्तर यही तो दिया था कि सेम टर्मिनल्स को जोड़ दिया गया है, जबकि जोड़ते वक्त बेटा ऑपोजिट टर्मिनल्स को जोड़ा जाता है, मतलब अलग अलग। असत्य है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो फ्यूज पिघल कर टूट जाता है और इस तरीके से हमारे बाकी के जो संयंत्र है घर में इस्तेमाल होने वाले वो बच जाते हैं। एम आई राइट? यही बात है, बात तो सही है, तो इसीलिए यह सत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है। तेरी तो काम खराब। विद्युत चुंबक है ही इसलिए क्योंकि वो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। इसीलिए हमने कहा था ना कि विद्युत चुंबक का प्रयोग हम क्या करते हैं, किस लिए करते हैं भैया? हम उसका इस्तेमाल करते हैं कूड़े में से लोहे या चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए। और अगर वो अट्रैक्ट करता ही नहीं, आकर्षित करता ही नहीं, तो क्या हम उसका प्रयोग कर पाते? सोचकर जवाब देना, क्या कर पाते? हाँ या ना? क्या कर पाते? अरे बता भी दो, क्या कर पाते? नहीं ना, फिर बनाया ही क्यों जाता उसे? तो ये तो गलत है। उसके बाद कहता है विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। अब मैं कहता हूं कि यार विद्युत चुंबक का प्रयोग अगर प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जाता तो फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बोल रहा था कि लोहा या चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए किया जाता है, वो तो फिर मैं गलत बता रहा था, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर वो चीज सही थी तो यह गलत है। हम कभी भी विद्युत चुंबक की मदद से चुंबकीय पदार्थों को ही तो अलग कर सकते हैं। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ है ही नहीं, प्लास्टिक चुंबक से आकर्षित होगा ही नहीं, तो इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। यानी विद्युत चुंबक का प्रयोग हम नहीं कर सकते। किस लिए? प्लास्टिक को अलग करने के लिए। वही लिख रहा है, नहीं, विद्युत चुंबक का उपयोग इस कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए वो विद्युत चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे और हम उसे अलग नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, ईमानदारी से बताना, ठीक है, ऑनेस्टली, मतलब सही सही जवाब देना। आपको लगता है कि ये सब प्रश्न डिफिकल्ट है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने अगर पाठ ढंग से पढ़ा है तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप आ रहे हैं ना। लेकिन पाठ पढ़ा होना चाहिए, चीजें समझी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वो तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे इसके लिए सहमति देंगे? और साथ ही कारण बताइए। विद्युत जो धारा होती है ना बेटा, जब वो प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के प्रवाह से ऊष्मा बनती है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही आश्रित है बेटा विद्युत फ्यूज। आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर आश्रित है विद्युत के, आप बोलेंगे तापीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर तापीय प्रभाव पर, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर,
विद्युत चुंबक, चुंबकीय प्रभाव पर। अब मैंने कहा कि यार फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, यानी जब जरूरत से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी वहां से तो तार गर्म होकर पिघलकर टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि वहां पर जो वायर इस्तेमाल की गई, वहां जो तार इस्तेमाल की जाती है बेटा फ्यूज के अंदर, वो कम क्वथनांक वाला तार होता है। मतलब कम क्वथनांक का मतलब क्या कि कम तापमान पर ही वो पिघल जाता है, कम तापमान पर ही जल जाता है। अब मैं कहता हूं कि कम ताप पर अगर जल जाता तो इसका मतलब विद्युत धारा को ढंग से प्रवाहित नहीं करेगा और जैसे ही उससे ज्यादा विद्युत धारा की मांग होगी तो वो टूटकर बिखर जाएगा और विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देगा। यही तो फ्यूज का काम होता है। लेकिन वो कह रहा है कि भैया आप कॉपर लगा लो। मैं कहता हूं अगर मैं कॉपर लगाऊंगा तो विद्युत धारा तो यूं की यूं बह जाएगी कॉपर में से, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव निकल कर आ ही नहीं पाएगा और हमारी जो तार है बेटा वो पिघल ही नहीं पाएगी। इससे होगा क्या? बाकी के यंत्र खराब हो जाएंगे और हमारा फ्यूज बच जाएगा। अब वो सस्ता सा फ्यूज जिसका इस्तेमाल हमने किया था बाकी की चीजों को बचाने के लिए खुद बच रहा है, बाकी की चीजें खराब हो रही हैं। तो क्या विद्युत फ्यूज का काम बना? वहां पर नहीं बना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है विद्युत फ्यूज के अंदर विद्युत फ्यूज का तार। तो वही कह रहा है हम इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमति नहीं देंगे, नहीं होंगे। मिस्त्री को तांबे की तार को फ्यूज के रूप में बिल्कुल प्रयोग करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि हर तार को फ्यूज के अवयव के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। एक फ्यूज के पिघलने की सीमा कम होती है, फ्यूज के तार की पिघलने की सीमा कम होती है, यानी कम तापमान पर भी पिघल जाता है वो। अगर उसमें से सुरक्षा सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघल कर टूट जाता है और अति प्रिय होने से ये रोकता है, यानी कि जो घर में दुर्घटना वगैरह होती है उससे रोकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तांबे की तार भी पिघलकर टूट जाए, क्योंकि वो तो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित कर देगी, तापीय प्रभाव आ नहीं पाएगा। इसीलिए फ्यूज की जगह पर हम तांबे का तार नहीं लगाने देंगे, बिल्कुल नहीं। आंदोलन करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो मना करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बात तो सही है, क्यों करने दे इस्तेमाल? हम घर हमारा, सुरक्षा हमारी, हम खुद सोचेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे, समझदार बनेंगे, ये सब चीजें जानेंगे, मना कर देंगे। पापा मम्मी को शायद पता हो या ना पता हो इस बारे में, आपको पता है ना। सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, बस आज से आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। जुबेदा ने चित्र, ये बेटा थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है, चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसके एक स्विच एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन किया तो स्थिति में बल्ब नहीं दीप्त हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचाने और जुबेदा की सहायता करें। कई कारणों से ऐसा हो सकता है कि उसने रबर, आप चित्र को देख लेना, आपकी किताब के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल ये 14.4 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में ये 10.4 के नंबर से हो सकता है। आपके पास अगर नई बुक है तो, पुरानी किताब है तो 14.4 होगा। तो उसमें ये आंसर लिख देना बेटा। इसमें स्पेसिफिक रीजंस यहाँ पर है, इलेबोरेट तो क्या करूँ, बहुत सिंपल सा उत्तर है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 13 पर, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है बेटा। चित्र 14.25 ये भी चित्र आधारित है। में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगी तो क्या होगा? बल्ब जलेगा या नहीं? अब जब स्विच ऑन की स्थिति में होगा तो क्या होगा? ए बी सी में से बल्ब जलेंगे या नहीं, कौन से जलेंगे नहीं जलेंगे वो बताना है। तो बेटा चित्र तो मैंने यहाँ पर डाला नहीं, भूल गया मैं, सॉरी, बट आप देखोगे तो आप उत्तर में लिखोगे नहीं। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगी तो विद्युत धारा परिपथ से प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। वहीं पर जब स्विच ऑन की स्थिति में होगी या लाएंगे तब तीनों बल्ब में एक साथ विद्युत धारा प्रवाहित होगी और एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि सब एक कॉमन बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से बेटा ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमने 23 से 24 मिनट के अंदर कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हमेशा याद रहेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर अगर पहली बार आए बेटा, जरूरत महसूस हो रही है मेरी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका नुकसान नहीं है और फायदा शायद हो सकता है, तो कर सकते हो आप सब्सक्राइब। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।